देखते हैं और एक इम्पोर्टेंट पार्ट देखते हैं विच इज अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। The principle of superposition of waves। ठीक है, क्या कहता है ये प्रिंसिपल? तो देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा है इट इज अबाउट प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मतलब इस प्रकार से एक पल्स का प्रोपोगेशन। ठीक है, ये पल्स अपोजिट डायरेक्शन में भी आ सकता है। तो देखो, ये पल्स इधर जा रहा है, ये पल्स अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, सो ऐसे पल्स का प्रोपोगेशन हमने देखा है। ठीक है, मल्टीपल पल्सेस होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीपल पल्सेस होंगे तो दिस विल बिकम अ वेव। बट देखो, इफ दिस पल्सेस आर ऑन द सेम स्ट्रिंग, तो जब वो एक दूसरे के पास में आएंगे तब क्या होगा? ठीक है, सो देखो हम कहते हैं when pulses या डिस्टर्बेंस crosses each other, they retain their identity. But while crossing, that is during the exact instant when pulses are at same point, क्रॉसिंग मतलब क्या, जब दोनों ही साथ में हैं, ऐसे वक्त द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल। डिस्प्लेसमेंट मतलब हमें कहना है पल्स का पैटर्न जो है इज डिफरेंट फ्रॉम द आइदर ऑफ द पल्स। सो इसके बारे में हमें कोई बता सकता है क्या, ये एग्जैक्टली कैसे होने वाला है? सो दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन हमें इसके बारे में बताता है। क्या कहता है सुपरपोजिशन? सुपरपोजिशन कहता है कि देखो, इस प्रकार से वेव एक स्ट्रिंग पर दो वेव्स ट्रैवल कर रही है। ठीक है, सो क्या होने वाला है, when they will cross each other, the resultant displacement will be combination of these two। ठीक है, और जब फिर से ये क्रॉस हो जाएंगे तो ये फिर से चेंज हो जाएगा।
इस प्रकार से ये रहने वाला है। देखो क्या हुआ, ये वो इंस्टेंट है व्हेन बोथ आर टुगेदर। ठीक है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे, एक दूसरे की तरफ आ रहे, दोनों साथ में हैं, फिर ओवरलैप होकर वो चले गए, इन्होंने ओरिजिनल पैटर्न रिटेन किया है। बट यहाँ पर देखो, ये जो पैटर्न दिख रहा है आपको, ये वाला, दिस इज नॉट लाइक फर्स्ट वन, दिस इज नॉट लाइक द सेकंड वन। सो ये पैटर्न कैसे रहेगा, इसके बारे में हमें कौन बताने वाला है? तो इसके बारे में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, जब ये पैटर्न, जब ये पल्सेस ओवरलैप होंगे, जब ये डिस्टर्बेंसेस ओवरलैप होंगे, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ना, इट विल बी अलजेब्रिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस या इंडिविजुअल पल्स। क्या कहना है सर? देखो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू पल्स वन या डिस्टर्बेंस वन, ये भी वही है, ये भी वही है। सो बिल्कुल, ये डिस्टर्बेंस इस प्रकार से ट्रेवल करते रहेगा, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला डिस्टर्बेंस है। हाँ सर, बिल्कुल सही है। एक बार उसने ना क्रॉस कर दिया ना, तो फिर ये फिर से पहले जैसा रहता है। बट व्हाइल क्रॉसिंग, व्हाट इज हैपनिंग, ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो पैटर्न दिख रहा है, इट इज नाइदर लाइक वन नॉर लाइक टू, एक्चुअली इट इज अलजेब्रिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू पल्स वन एंड पल्स टू। दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, अगर एखादे पॉइंट पर, अगर एखादे पॉइंट पर दो डिस्टर्बेंसेस साइमल्टेनियसली आते हैं, इन अदर वर्ड, सर डिस्टर्बेंस आता है मतलब क्या होता है? सो देखो, ये डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुंच गया, इसका मतलब क्या है? सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल विल बी ड्रिवन बाय information, pattern, energy of this pulse one after certain time। इस पॉइंट पर डिस्टर्बेंस वन पहुंच गया, मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट विल बी गवर्न बाय दिस डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो पॉइंट है, ये स्ट्रिंग पहले देखो इस प्रकार से फ्लैट थी, ये भी फ्लैट थी, तो यहाँ पे भी फ्लैट होनी चाहिए थी। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये किसके कारण हुई है? सो यहाँ पर pulse 1 and pulse 2 have reached simultaneously. So now the displacement of this point is point की displacement will be because of 1 as well as 2 and this will be algebraic sum। अब देखो, pulse 1 भी point को ऊपर ले जाता है, pulse 2 भी point को ऊपर लेकर जाता है, and that's why you are saying this displacement is greater than pulse 1 greater than 2। So this is called as algebraic sum। इसके exactly opposite, अगर इस प्रकार से हमारे पल्सेस रहते हैं, तो इनका ओवरलैपिंग इस प्रकार से होता है। पल्स वन, पल्स टू, पल्स वन, पल्स टू, पल्स वन एंड टू साइमल्टेनियसली यहाँ पर पहुंचा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है, अभी कौन बताएगा? सर बिकॉज एट दिस पॉइंट वन क्या कह रहा है, वन कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर होनी चाहिए, टू क्या कह रहा है, ये पार्टिकल नीचे जाना चाहिए। सो इसकी अल्जेब्रिक सम क्या होगी, वन कहता है 5 सेंटीमीटर ऊपर जाओ, टू कहता है 5 सेंटीमीटर नीचे जाओ, वो कहता है मैं जगह पर रहता हूँ, ना 5 ऊपर ना 5 नीचे।
because these pulses are out of phase. यहां पर क्या हो रहा था, these pulses are in phase. ये क्या कह रहा था, एक भी कह रहा है पार्टिकल को ऊपर जाओ, टू भी कह रहा है पार्टिकल को ऊपर जाओ, दोनों का कहना ऊपर है, मैं और ऊपर जाता हूँ. रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज अलजेब्रिक सम ऑफ बोथ. क्या सही है क्या? यस सर. ठीक है. यस सर. ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पर हमने निकाला हुआ कर्व है. सो दिस इज t इक्वल टू t0, t इक्वल टू t1, t इक्वल टू t2, दिस इज t इक्वल टू t3. अगले अगले समय पर क्या हो रहा है. दिस इज अगेन t इक्वल टू t0, t इक्वल टू t1, दिस इज t इक्वल टू t2. So the point is, resultant displacement will be algebraic sum of displacement due to individual pulses. क्या सही है? ठीक है सर, ये थ्योरी तो ध्यान में आ गई. अब इनको पढ़ना मतलब एक्चुअली क्या होने वाला है, कौन से इक्वेशन इनको गवर्न करते हैं, हमें क्या हम कुछ चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या, ये पैटर्न आ जाएगा. ठीक है. तो देखो, लगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं. इन प्रीवियस एग्जाम्पल both the pulses were trying to move particle upward, trying to displace particle upward. And hence resultant displacement is 0 or less. ठीक है. Resultant displacement is 0 or less. क्या सही है? यस सर. ओके, बहुत बढ़िया. सो अब एक काम करते हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं या इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं. सो देखो, व्हाट वी हैव, लेट क्या कहा, y1xt and y2xt with a displacement due to two wave disturbance in the medium. ठीक है. If they arrive
simultaneously at one point the resultant displacement will be y of xt, and this will be algebraic sum because of 1 plus algebraic sum of because of 2. ठीक है, एडिशन होगी. इफ n such waves reach at a point simultaneously, then we can have y equal to y1 of x comma t plus y2 x comma t plus y3 x comma t and so on up to yn x comma t. ठीक है, अब देखो ये y का रिलेशन हमारा क्या है. क्या बन गया ये, 2 pi cancels, lambda by t is vt. So a sin kx minus vt. अब देखो इसमें से a कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी x एंड vt पर, so इस वाले पार्ट पर. So that's why this is also called as y equal to function of x minus vt. क्या सही है क्या? देखो इधर लिखता हूँ. कहाँ से आया देखो. हाँ, ये इस इक्वेशन के, वेव के इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म्स है. ये फाइनली हम लिखने ही वाले हैं, अभी इसकी जरूरत है तो इसे समझ लेते हैं. तो इस इक्वेशन को y ऑफ फंक्शन ऑफ x माइनस vt ऐसा हम लिख सकते हैं, और फिर ये ऊपर वाला रिलेशन a बन जाता है. देन a becomes y equal to y1 can be written as कोई फंक्शन ऑफ x minus vt, y2 will become कोई फंक्शन ऑफ x minus vt and so on. yn will be nth function of x minus vt. ठीक है, और फिर हम क्या लिख सकते हैं, y equal to y1 plus y2 plus and so on up to yn will be f of, या डायरेक्ट y को ही लिखेंगे अब, because we are interested in y displacement at that point. Y equal to
summation n equal to, sorry, I equal to 1 to n. F of I x minus Vt. So basically, resultant displacement will be because of algebraic sum of individual displacement. So this is principle of superposition. देखो इसको एक थोड़ा सा अलग वे में भी हमने एक चीज नोट डाउन करनी चाहिए. It should be noted that displacement because of one disturbance is unaffected by the other. Only particle will experience all disturbances simultaneously. क्या ध्यान में आया क्या? ठीक है. It should be noted that displacement because of one disturbance, एक वेव के कारण जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, it is unaffected by the other. दूसरे का उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है, वो वैसे ही हो रहा है. बट वो जो पार्टिकल है वो ऐसे सभी के डिस्टर्बेंस से साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंस कर रहा है, और दैट्स व्हाई नेट इज रिजल्टेंट ऑफ देम. दैट्स व्हाई नेट इज रिजल्टेंट ऑफ देम. क्या सही है क्या? ठीक है. ओके सर, ये थ्योरी तो ध्यान में आ गई. अब देखो एक हमारे काम का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को डिराइव करते हैं. Let us consider two wave disturbances having same omega and wave number k, hence same lambda and speed v. ठीक है. with same amplitude and traveling along positive x direction.
they only differ by phase angle phi। तो देखिए बुश में सिर्फ फाई का डिफरेंस है। सो एक इक्वेशन आ जाएगा y1 इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, दूसरा आ जाएगा y2 इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अगर ये सुपरपोज होते हैं तो क्या होगा? If they arrive at a point simultaneously, then resultant displacement y of xt will be y1 of xt plus y2 of x comma t। ठीक है, क्या आ जाएगा ये? y of x comma t इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, सो हमारी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी y ऑफ एक्स टी, ए कॉमन निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट में अंदर रहेगा साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या सही है क्या? दिस इज साइन ए प्लस साइन बी, इसका एक्सपेंशन आएगा 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी बाई टू ए प्लस बी बाय 2 into cos a minus b by 2। तो ये बन जाएगा 2a साइन के एक्स प्लस के एक्स 2kx माइनस ओमेगा टू 2 ओमेगा टी। ठीक है, प्लस फाइव। सो ये अगर रीअरेंज करते हैं तो दिस इज के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू, और के एक्स चला जाएगा, माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी चला जाएगा, ये बचेगा कॉस ऑफ माइनस फाइव बाई टू। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, इसलिए मैं डायरेक्टली इसे कॉस फाइव बाई टू लिखता हूँ। क्या सही है? देखो इसे रीअरेंज करते हैं तो दिस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी y ऑफ एक्स टी इक्वल टू 2a cos of 5 by 2 into sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 by 2। अब देखो यहाँ पर एम्पलीट्यूड बन चुका है 2a cos 5 by 2। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो phi इज कांस्टेंट इनिशियल फेज एंगल, सो ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट। दो वेव्स अगर साइमल्टेनियसली एक पॉइंट पर आती है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल डिपेंड ऑन व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन देम। अगर फाई जीरो है, बोथ आर इन फेज, तो cos जीरो की वैल्यू 1 आती है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी 2a। अगर दे आर आउट ऑफ फेज,
उनके बीच का फेज डिफरेंस पाई है, फेज डिफरेंस पाई का है, तो cos पाई बाय 2, cos 90 0, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 रहेगा। बोथ आर इन फेज, मतलब इस प्रकार से कंडीशन है। ये फेज में इस पॉइंट पर अराइव कर रहे हैं, दे आर आउट ऑफ फेज, मतलब इस प्रकार से आउट ऑफ फेज एक पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। यहाँ की रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी अलजेब्रिक सम ऑफ 1 and 2। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट विल बी अलजेब्रिक सम ऑफ 1 and 2। क्या सही है क्या? तो देखो मैं नोट डाउन करता हूँ यहाँ पर फिर। This is also simple harmonic traveling wave. In positive x direction, in positive x direction. However, yeah, with initial phase angle phi by 2. Initial phase angle pi by 2, and amplitude is also function of phi, which will be 2a cos of 2a cos of phi by 2। ठीक है, क्लियर? क्या इतना पार्ट क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो ये हाँ बोलो, बोलो बोलो। पहली वाली स्लाइड दिखाना ना मिस, बिफोर वन स्लाइड प्लीज। देखो सिक्स स्लाइड सभी दिखाता हूँ। ये तो हमने कल का पार्ट डिस्कस कर लिया। वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहा? एखादे पॉइंट पर दो वेव्स या दो डिस्टर्बेंस साइमल्टेनियसली आते हैं तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, अलजेब्रिक सम होगी, दो डिफरेंट। देखो हम फेज के बारे में कह रहे थे ना, देखो ये दोनों की भी कंडीशन सेम रहेगी। सो फाई 0 है। यहाँ पर जो फेज कह रहे हैं ये दोनों मिड पॉइंट पर है, पर ये आगे नीचे जाने वाला है, ये ऊपर वाला है। फेज डिफरेंस इज पाई। फिर यहाँ से हमने शुरू किया कि एग्जैक्टली मैथमेटिकली इसे कैसे रिप्रेजेंट करना। फिर ये मैथ्स का फंक्शन लिखा है। फिर हमने एक्चुअली कहा कि वी आर इंटरेस्टेड इन ट्रांसवर्स वेव, स्ट्रिंग वाली वेव, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो ये उनके बारे में लिखना शुरू किया।
और फिर ये हमारा फाइनल इक्वेशन आया। क्या ठीक है? यस सर। ओके, सो अब देखो, अरे क्लास खत्म नहीं हुआ है, वी विल कंटिन्यू सम टाइम। अब ये अगर स्ट्रिंग की वेव ट्रैवल कर रही है एंड ड्यूरिंग इट्स जर्नी ये वेव अगर कहीं जाकर टकराती है तो क्या होगा? ये वेव अगर कहीं जाकर टकराती है तो क्या होगा? सर, इट डिपेंड्स ऑन ये कहाँ जाकर टकराने वाली है। अब ये इस प्रकार का मीडियम है तो डिफरेंट बिहेवियर रहेगा, और ये वेव इस प्रकार से इस मीडियम के साथ जाकर टकराती है तो बिहेवियर डिफरेंट रहेगा। ये रिजिड सपोर्ट है, यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। ये नॉन रिजिड सपोर्ट है, तो यहाँ पर ये ट्रांसमिट भी हो सकती है, मीडियम में ट्रांसमिट भी हो सकती। देखो, एट द एंड वेव ट्रैवल कर रही है, मतलब क्या हो रहा है? ठीक है, बोलो। देखो, वेव ट्रांसफर कर रही है मतलब एनर्जी ट्रैवल कर रही है, डिस्टरबेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, सो ये अगर नॉन रिजिड पर आ गया तो ये डिस्टरबेंस, ये एनर्जी इस मीडियम को जा सकती है। ठीक है, ये जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये इस मीडियम के पार्टिकल के भी डिस्टरबेंस करेगा। यहाँ पर क्या है, दिस पॉइंट बीइंग रिजिड, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकती है। तो न्यूटन ने कुछ तो कहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है। सो देखो, इस प्रकार से हमारे ट्रैवलिंग वेव का रिफ्लेक्शन, और ये अगर ट्रांसमिट होता है, क्या लाइट के बारे में ऐसा कुछ पढ़ा है हमने? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऑब्लिकली जाता है तो क्या होता है? बोलो। रिफ्लेक्शन। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, मुझे वर्ड ठीक से सुना ही नहीं दिया, रिफ्लेक्शन कहा या रिफ्रैक्शन कहा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, बिल्कुल सही है। और कल क्या आपने क्लास 10 पे कुछ तो वो पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऐसा भी पढ़ा था क्या? यस यस सर। यस ओके, सो क्या वो यहाँ पर भी हो सकता है क्या? यस। हाँ सर, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, एक्चुअली ऐसा होता भी है। ठीक है, आपने देखा है इको, व्हाट इज इको? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, मतलब साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती है, हमें पता है। ठीक है, वही आपने इस प्रकार से एक आधे स्ट्रिंग को भी किया, स्ट्रिंग को भी लेकर गए होंगे, मतलब स्ट्रिंग पर भी एक आधा पल्स ट्रैवल किया होगा। या दूसरा एक कॉमन एग्जांपल जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा इज व्हाट शुड आई से, वाटर ड्रॉप बकेट में जब गिरता है, या बकेट में अगर पानी है, किसी एक सर्कुलर टब में पानी है, और आप पानी के सेंटर में ड्रॉप डालकर या एक आधा ऑब्जेक्ट डालकर उसे डिस्टर्ब करते हो, तो क्या होता है? तो वो डिस्टरबेंस बाउंड्री की तरफ ट्रैवल करता है, उसके बाद क्या होता है, वो बाउंड्री पर जाकर क्या वो रिफ्लेक्ट होता है? करके देखो। आई होप आप में से कुछ लोग नहाए नहीं होंगे अभी तक। सो आज ये बकेट में पानी लेकर करके देखो, जो नहाए हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सो बकेट में पानी लेकर उसके सेंटर में एक आधा ड्रॉप डालकर देखो, यू विल ऑब्जर्व रिपल्स आर मूविंग टुवर्ड्स द वॉल। सर, वो वॉल पर जाने के बाद क्या होता है? दिस रिपल्स विल कम बैक, एंड देन अगर दूसरा ड्रॉप पीछे से गिर रहा है तो ये टुवर्ड्स वॉल
टुवर्ड्स बाउंड्री जाने वाले रिपल और बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर आने वाले रिपल, ये दोनों साथ में आते हैं। रिफ्लेक्ट होना ये वाला पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों साथ में आना ये वाला पार्ट बात कर रहे हैं। क्या ध्यान में आया क्या? इस Yes, प्रकार sir. से वेव्स का इंटरफियरेंस होगा, दोनों वेव्स साथ में आएगी। ठीक है, क्या सही है? Yes, sir. So echo is common example of reflection of wave from rigid boundary and if the boundary is not rigid, then and wave is incident obliquely on the boundary, then part of incident wave is reflected and part of it is transmitted into the second medium. Transmitted wave is called as refracted wave. Transmitted wave is called as refracted wave. ठीक है, अब देखो क्या एक छोटा सा पार्ट कर ले। So देखो, we will discuss a typical wave reflecting from rigid medium या rigid boundary। कितने चाहिए मुझे? ये रिजिड बाउंड्री है, पहले तो इसको रिजिड कर देते। क्या हो रहा है? और डिस्टर्बेंस इज ट्रैवलिंग, ये डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुंच गया। अब देखो अब क्या होगा, एक आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये नेक्स्ट पार्टिकल को क्या कर रहा है, इसकी नेक्स्ट कंडीशन इस प्रकार से होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे जाएगा, मतलब देखो इसने इस आगे वाले पार्टिकल को ये ऊपर लेकर गया है, ये और थोड़ा सा आगे जाएगा, मतलब ये जो पार्टिकल अभी नीचे है इस पार्टिकल के साथ क्या होने वाला है, ये ऊपर जाएगा। सो बेसिकली ये डिस्टर्बेंस जब आगे आगे ट्रैवल कर रहा है तब ये नेक्स्ट पार्टिकल को ऊपर के तरफ लेकर जा रहा है। इट बिकॉज इसकी टेंडेंसी है ना, ये अपने साथ पार्टिकल बाजू वाले पार्टिकल को खींचेगा और साथ में ये आगे जा रहा है। क्या सही है? अब जब इस पॉइंट पर पहुंच गया, अब क्या होगा, क्या होगा बताओ सर? इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये मीडियम को पार्टिकल को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेगा। व्हाट विल हैपन? मीडियम का पार्टिकल ऊपर जा सकता है क्या? नहीं, पर ये
ये जो डिस्टरबेंस है ये तो मीडियम के पार्टिकल के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। सो स्ट्रिंग इस रिजिड सपोर्ट के पार्टिकल के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। सपोर्ट का पार्टिकल क्या करेगा, वो तो मूव नहीं हो सकता है, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स स्ट्रिंग के पार्टिकल पर लगाएगा। स्ट्रिंग का पार्टिकल मूव हो सकता है क्या? हाँ, स्ट्रिंग ने कहा रिजिड सपोर्ट के पार्टिकल को चल बेटा ऊपर चल। रिजिड सपोर्ट ने कहा मैं रिजिड हूं, मैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तेरे पर लगा रहा हूं, तेरे को नीचे जाना होगा। तू मेरे को कह रहा है ऊपर चल, चल तू नीचे चल। और इस प्रकार से स्ट्रिंग का पार्टिकल नीचे जाएगा। दिस वेव विल बी रिफ्लेक्टेड एज, इस प्रकार से, क्योंकि अभी पार्टिकल की क्या पार्टिकल नीचे की तरफ डिस्प्लेस होगा। देयर विल बी फेज डिफरेंस ऑफ पाई। आया क्या ध्यान में? फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन या 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखो कैसे सर, देखो ये वेव ट्रैवल कर रही है यहाँ पर, तो ये हमने किसके थ्रू कहा? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहा? पार्टिकल ऑफ स्ट्रिंग will try to move particle of rigid support in upward direction but as it being rigid it will exert equal and opposite force on particle of string and will and wave will get reflected by phase angle of या by phase difference of pi रेडियन। अब देखो दूसरे प्रकार से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सर देखो ये ट्रैवलिंग वेव है, ये वेव ट्रैवल कर रही है, ये रिजिड सपोर्ट पर जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। सो एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट, एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट at the point of contact of support and string, there will be interference या superposition incident and reflected wave, but point of rigid particle is stationary. That is, its displacement is zero. अब दो वेव साथ में आ रही है और डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ऐसा कब होता है? दो वेव साथ में आई
और डिस्प्लेसमेंट 0, ऐसा कब हुआ है? ऐसा तभी होगा when the waves will be out of phase. This will happen for phase difference of pi radian. किसके लिए होगा ये? फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन। क्या सही है क्या? दोनों प्रकार से हमें ध्यान में आ रहा है कि जो इंसिडेंट वेव है उससे 180 का फेज डिफरेंस लेकर रिफ्लेक्टेड वेव वापस आने वाली है। रिफ्लेक्टेड वेव वापस आने वाली है। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। इसका एनालिसिस, इसके आगे वाला पार्ट एंड फिर स्टेशनरी वेव्स कैसे फॉर्म होती है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।